हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से इस नव वर्ष के आरंभ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की सेशन को। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सर आप करंट अफेयर की क्लासेस कराओ, और इस बार मैं 2026 में आपको सरकारी नौकरी दिलवाने की उम्मीद से करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। और आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक करंट अफेयर को। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहने वाला है कि मैं यहाँ कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस नहीं करवाऊंगा, मैं आपको वीकली करंट अफेयर डिस्कस करवाऊंगा, यानी एक मंथ जिसे हम 4 सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं, ताकि बहुत आसानी से हम हर क्वेश्चंस को समझ सकें। और ये सेशन रहने वाला है उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई बैंकिंग एग्जाम हो, या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में आपके लिए ये सेशन रहने वाला है इंपॉर्टेंट। तो भाई, कड़ी मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती, सफल वही होता है जो अपनी सोच को बड़ा रखता है। तो इसी सोच को बड़ा रखते हुए इस बार 2026 में आपको नौकरी लेकर ही मानना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। करंट अफेयर की जिम्मेदारी अब आज से मेरी हुई। तो बेसिकली सबसे पहले हम इस वीकली करंट अफेयर में फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और उस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहने वाला है, तो पहला ही क्वेश्चन जो कि अपॉइंटमेंट से संबंधित है। हर एग्जाम में आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और यहां पर भी एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। 1 जनवरी 2026 में भारत की वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आप सबके सामने यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एयर मार्शल अनिल सिन्हा, बी ऑप्शन दिया हुआ है एयर मार्शल विजय कुमार, सी ऑप्शन दिया हुआ है एयर मार्शल अजय सिंह। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? एयर मार्शल नागेश कपूर। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में या फिर डेप्यूटी चीफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो आपका आंसर होगा एयर मार्शल नागेश कपूर। अब इस एयर मार्शल नागेश कपूर से जुड़े हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जानने वाले हैं। सबसे पहले ये जो एयर मार्शल है, ये 1 जनवरी 2026 से एयर मार्शल नागेश कपूर के वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इनको किसके स्थान पर अपॉइंट किया गया है, तो ये भी जानना जरूरी है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी के स्थान पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। यदि हम बात करें वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में कर दी गई थी। एयर चीफ मार्शल यहाँ पर अभी फिलहाल कौन है? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो एयर चीफ मार्शल है, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा आप। फिलहाल अभी एयर चीफ मार्शल कौन है? तो अमरप्रीत। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। तो पहले अगर हम बात करें, ये रॉयल इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाता था, बाद में इस रॉयल शब्द को हटा दिया गया और अब ये केवल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है, जो पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ होता है समाप्त। अब हम देखेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन जिसमें फिर से हम अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन को देखने वाले हैं, हु बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो 1 जनवरी 2026 में ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन आपके सामने है जनरल अमरवीर प्रताप, दूसरा है लेफ्टिनेंट जनरल एपी सिंह, तीसरा है जनरल हरपाल सिंह और चौथा है जनरल विजय कुमार। तो क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का सही आंसर? अगर हम बात करें फटाफट से आप बताएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, जिन्हें बीआरओ या जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसके नए डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया गया है। यदि हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसका काम क्या है? तो ये बॉर्डर एरियाज के सड़कों या रोड का निर्माण करने का कार्य करता है। और बेसिकली इसी की बात की जा रही है, जहां पे जो तंग रास्ते होते हैं बॉर्डर तक जाने के लिए, उन आर्मी तक पहुंचाने के लिए रास्तों का निर्माण करता है। आइए जानते हैं लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो क्या रहने वाले हैं हरपाल सिंह से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्य? सबसे पहले आप ये जानेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जो हैं,
वो बेसिकली बॉर्डर रोड के ऑर्गेनाइजेशंस के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट कर दिए गए हैं, और वो कौन से, तो 29वें यानी 29th डायरेक्टर जनरल रहने वाले हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो रघु श्रीनिवासन का स्थान पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो पहले कौन थे, अब किन्हें अपॉइंट किया गया है, कितने नंबर के हैं, 29th नंबर के हैं। तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं बेसिकली हमारे और जो डिटेल है उसको देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, चलो जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, 20 ईयर आफ्टर ज्वाइन द यूरोप यूनियन। यूरोप यूनियन जिसमें कितने मेंबर ऑफ कंट्री है, तो 27 मेंबर ऑफ कंट्री है। उसमें बुल्गारिया भी है जिसने हाल ही में किसे, यूरो को अडॉप्ट कर लिया है। और ये यूरो अडॉप्ट करने वाला कौन से नंबर का देश बन चुका है। अगर मैं यूरोप यूनियन की बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है, तो 27 कंट्रीज है, जिसमें यह अब 21वां देश बन चुका है। यानी कि इन 27 में से 21 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने बेसिकली यूरो को अपनाया हुआ है। और अब 2026 में 1 जनवरी 2026 से जो बुल्गारिया है उसने भी बेसिकली इसको अपना लिया है। कारण क्या है, तो वहां पर आ रही तंगी की वजह से उसने, बुल्गारिया ने यूरो को अपनाया है, इस उम्मीद से ताकि जो उसका व्यापार है वो क्या हो सकेगा, बेहतर हो सकेगा। तो अपने व्यापार को बेहतर बनाने की उम्मीद से उसने यूरोप यूनियन के यूरो को एक्सेप्ट कर लिया है। बुल्गारिया को यूरोप यूनियन में शामिल होने में लगभग 20 साल हो चुके हैं, उसके बाद उन्हें यह उपलब्धि मिली है। उसने अपने लेव मुद्रा का त्याग कर दिया है और 19वीं शताब्दी के अंत से चल रही ये मुद्रा छोड़ दी है। 2007 में यूरोप यूनियन संघ में शामिल हुआ था, और यूरोप संघ में अभी जैसा कि मैंने आपको बताया 27 देश हैं, जिसमें से 21 देश जो यूरो चला रहे हैं। बुल्गारिया से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, यहाँ की राजधानी क्या है, तो सोफिया। जबकि राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके राष्ट्रपति है रूमेन रादेव। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो रोजेन ज़ेलज़ोंग। ये बेसिकली इसके भाषा क्या है, बुल्गारियाई। बुल्गारियाई यहाँ की भाषा है। इसके साथ आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिटवीन विच टू कंट्रीज वॉज मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन ये जो वॉर एक्सरसाइज है, आपको बताना है किन दो देशों के बीच इसका आयोजन किया गया है। दो देशों में, एक तो नाम आपको लिखा ही हुआ है और वो नाम है इंडिया, और दूसरा नाम आपको बताना है इंडिया के साथ वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ इस वॉर एक्सरसाइज का अभ्यास किया जाएगा। तो आप याद रख लीजिएगा, इंडिया के साथ वो जो कंट्री रहने वाली है वो है यूएई। तो भारत यूएई के साथ मिलकर डेजर्ट साइक्लोन का अभ्यास करने वाला है। अब क्या है डेजर्ट साइक्लोन, सबसे पहले अगर हम वॉर एक्सरसाइज की बात करें तो ये सैन्य एक्सरसाइज रहने वाली है, जिसमें भारत की तरफ से एक सेना की टुकड़ी और उनकी तरफ से एक सेना की टुकड़ी, जिन दोनों के बीच में ये वॉर एक्सरसाइज किया जाएगा। और वॉर एक्सरसाइज जिसके अंतर्गत हम हमारी सेनाओं के कुछ दाव पेच उनके साथ समझते हैं, जबकि उनके कुछ दाव पेच हम समझते हैं। आ जाओ जी, जानकारी। सबसे पहले तो इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, तो यह बेसिकली ध्यान रखना, भारत और यूएई के बीच इसका आयोजन कराया गया, जो कि 18 से लेकर 30 दिसंबर तक चला। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो अबू धाबी के अल हमारा ट्रेनिंग सिटी में चलाया गया। कौन सा संस्करण था, तो ये दूसरा संस्करण था, दूसरा संस्करण ध्यान रखना। तो बेसिकली 18 से 30 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया, ये दूसरा संस्करण है। 2026 में अब जो कराया जाएगा उसका तीसरा संस्करण होगा, जो कहाँ पर किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा, यानी इंडिया में किया जाएगा। मोस्टली जो वॉर एक्सरसाइज होती है, जो बायलैटरल वॉर एक्सरसाइज होती है, उसमें एक बार वो जो कंट्री है और दूसरी बार दूसरी कंट्री में इसका आयोजन कराया जाता है। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन में ये समझिए कि जो जल्लीकट्टू है ये एक स्पोर्ट है, और इस इवेंट को किस कंट्री, हमारी कंट्री के किस स्टेट में बेसिकली इस इवेंट को देखा जाता है। जैसे कि आप इस इमेज से समझ पा रहे होंगे, और इस इमेज से ही आपको समझ में आ गया होगा जल्लीकट्टू स्पोर्ट।
जल्लीकट्टू स्पोर्ट ये एक ऐसा खेल है जो, ध्यान रखना, पोंगल के टाइम पर इसका आयोजन कराया जाता है। और यहाँ पर एक जो बैल होता है, या जिसको सांड के नाम से भी जानते हैं, कुब्बड़ वाला बैल, जिसको यहाँ फील्ड में दौड़ाया जाता है, और उसको जो भी कंट्रोल करता है उसको एक इनाम के तौर पर गिफ्ट दिया जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो कहाँ पर इस स्पोर्ट का या इस खेल का आयोजन कराया जाता है? तो उस जगह का नाम है तमिलनाडु। तो जैसा कि अभी हमने आंसर डिस्कस किया, तमिलनाडु, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक लोकप्रिय खेल है, जिसे पोंगल त्योहार के दौरान बैल को काबू करने के लिए इंसानों में ये कराया जाता है। यह खेल सांस्कृतिक बहादुरी और पशु पूजा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। बैल में जो कुब्बड़ वाला बैल होता है, सींगों से लटकाकर आम नियंत्रित किया जाता है। तमिलनाडु, हालांकि बेसिकली इसको क्या कर दिया गया है था, अब कई सुरक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसे अब उन सुरक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए इसका आयोजन कराया जाता है। तमिलनाडु, जिसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। जिसके राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रख लीजिएगा, मुख्यमंत्री जिनका नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन। करुणानिधि स्टैलिन। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में गवर्नर से रिलेटेड, सीएम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर जो सेशन रहने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी दोस्तों के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो सभी जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका छोटा भाई, आपका कोई दोस्त हो, उन सभी को ये सेशन जरूर कर लीजिएगा। संघर्ष के बिना कोई भी महान कहानी नहीं लिखी जाती, तो संघर्ष बहुत ज़रूरी है यदि आपको कामयाबी पानी है। धैर्य ही है जो हर सफलता की असली कुंजी है, और अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप किसी कार्य को नहीं कर सकते। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जानते हैं। तो चेस से आने वाला है क्वेश्चन, और जिसने भी इस व्यक्ति को देखा होगा तो वैसे ही इस आंसर को वो समझ चुका होगा। हाल ही में विच मेल चेस प्लेयर वॉन द वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप टाइटल? तो हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप टाइटल का खिताब किसने जीत लिया है? तो जैसे कि आपको पता है, ये इमेज किसकी है? ये इमेज है मैग्नस कार्लसन की। तो कार्लसन जो कि बेसिकली इस इवेंट को जीत चुके हैं, चेस का जो इवेंट, जिस इवेंट का नाम क्या है? वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब 2025 का इन्होंने अपने नाम किया है, अपने नाम किया है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ हम बात करें बेसिकली इंपॉर्टेंट डेटा की, तो यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, इसका आयोजन कहाँ पे कराया गया था? दोहा में इसका आयोजन कराया गया था। और इस आयोजन टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबला जो है इनका उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर किसके साथ रहा? तो वो थे नोदिरबेक अब्दुलसत्ताई के साथ रहा। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने इस इवेंट को जीत लिया। शतरंज में सुपर स्टार मैक्सिम कार्लसन ने रिकॉर्ड 9वां वर्ल्ड ब्लिट्ज खिताब जीता है। 9वीं बार वह इस खिताब को जीतने में कामयाब हो पाए हैं। भारत की तरफ से ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इनसे पहले यह कारनामा केवल भारत के महान चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद जी के द्वारा किया गया था, और यह भारत के दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। महिलाओं में जो ये खिताब हुआ, उस खिताब में यदि हम बात करें तो कजाकिस्तान की बिबिसारा असोबायशेवास ने महिला वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में यूक्रेन की अन्ना मुजीचुका को इस पॉइंट से हराकर इस खिताब को तीसरी बार जीत लिया है। तो आपको ये जरूर नाम याद रखना है। यदि हम बात करें बेसिकली मेल का खिताब 2025 का किसने जीता था, तो मैक्सिम कार्लसन ने, जबकि फीमेल का कजाकिस्तान की बिबिसारा ने इस खिताब को जीत लिया है। और ये दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फटाफट से ये दोनों नाम नोट कर लीजिएगा। आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हु बिकम द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला आफ्टर यूएस ऑर्डर द अरेस्ट निकोलस मदुरो? तो निकोलस मदुरो, जिसको बेसिकली किडनैप कर लिया गया, आप कह सकते हो कि उनके देश से ही अमेरिका की सेना ने उसे उठा लिया, अमेरिका की अल्फा सेना ने उसे उठा लिया। उसके पश्चात किसे अंतरिम यानी इंटरनली
तौर पर बेसिकली क्या तो प्रेसिडेंट चुना गया है, वो कौन है तो डेल्सी रोड्रिग्स। इसका आंसर हो जाएगा डेल्सी रोड्रिग्स। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं, जानते हैं डेल्सी रोड्रिग्स के बारे में। तो डेल्सी रोड्रिग्स क्या है, तो ये अमेरिकी सैनिकों ने 2 और 3 जनवरी में बेसिकली रात में ये कारनामा कर दिखाया। इसके बाद वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को देश का नया अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया है। हालांकि उन्होंने बेसिकली उनके खिलाफ उनको ऐसा नहीं घोषित किया है कि अगर वेनेजुएला का यह नियम है कि यदि उनके जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हैं 30 दिनों तक बेसिकली अपनी उस पोस्ट से गायब रहते हैं तो फिर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं, बट ऐसा कुछ बयान अभी तक तो दिया नहीं गया है। चलो जी, आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टाइम विल इंडिया रिसीव ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। तो यदि मैं ब्रिक्स की बात करूं, आपके सामने नजर आ रहा है, तो 2026 में भी भारत में इसका आयोजन होने वाला है। भारत इसकी होस्ट कंट्री है। होस्ट कंट्री 2026 में कौन रहने वाला है, तो भारत रहने वाला है ब्रिक्स का। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आने वाला है। क्वेश्चंस बेसिकली आप ध्यान रखना, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो बेसिकली ये संगठन कब बनाया गया था, यदि हम बात करें तो 2006 में बनाया गया था। 2006 में बनाया गया था। 2009 में ये इसमें जो ऐड हुए थे उस तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। 2011 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था 11 के समिट में। ठीक है, ऐड तो 10 में ही हो गया था, बट समिट तो 11 में ही काउंट होगा भाई। समिट तो 11 में ही काउंट होगा। आ जाओ जी। तो तीसरी बार भारत इसका आयोजन करने वाला है। इससे पहले भारत 2012 में इसका आयोजन किया था, फिर 2016 में किया और इस बार 2026 में किया जाएगा ब्रिक्स की अध्यक्षता। तो भारत 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है। यह भारत का तीसरा अध्यक्ष होगा। जबकि बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो संघाई चीन में मुख्यालय है। स्थापना 2009, बल्कि हम कह सकते हैं कि स्थापना 2006 में हुई है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये 10 महत्वपूर्ण इकोनॉमी से मिलकर बनने वाला संगठन है, जिसमें देखो 2006 में ब्रिक्स, ब्रिक इतना ही था, ब्रिक। इसमें एस जो है वो साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ता है। इसके बाद 2024 में 4 नए देश शामिल होते हैं, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, और 2025 में इंडोनेशिया शामिल होता है इसमें। तो आप जरूर याद रखिएगा वो नए देश जो बेसिकली ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, उनमें 4 तो 2024 में शामिल हुए हैं, जिनमें ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई है। जबकि इंडोनेशिया भी 2025 में इसके साथ जुड़ चुका है, शामिल हो चुका है। तो आपसे आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉलोइंग ऑफ दीज में से, निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन में डेफिनेटली पाकिस्तान होगा, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान ही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वो इसका समूह का नहीं है। आ जाओ जी। तो अगर हम बात करें लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि बनाई थी, जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित हुई थी, जिसमें उभरे हुए बेसिकली वर्ड्स होते हैं जिसको आसानी से लोग पढ़ सकते हैं। और इस ब्रेल को कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस, 4 जनवरी को। तो यह दिवस वर्ष 2019 से हर साल विश्व भर में मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य ब्रेल के महत्व को बढ़ाना, जागरूक करना है। और यह लिपि किसके द्वारा, तो लुइस ब्रेल के द्वारा दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित से रहने वाले लोगों को पढ़ाई की समझ के लिए बनाई गई है। चलो जी, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द नृत्य कला निधि अवार्ड। 2025 में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, उर्मिला सत्यनारायण को। इसका आंसर ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उर्मिला सत्यनारायण, जिन्हें बेसिकली हाल ही में अगर हम बात करें तो कौन सा, जिसको हम बोलते हैं नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रख लीजिएगा, नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा उर्मिला सत्यनारायण को।
उर्मिला सत्यनारायण जी की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये भारतनाट्यम की कलाकारा है। इस अवार्ड की घोषणा 2025 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार अकादमी में 19वें वार्षिक नृत्य महोत्सव के दौरान दिया जाएगा और यह नृत्य के उत्कृष्ट योगदान और प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो भाई आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, ध्यान रखिएगा एक वीक से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर खुद को बदलो तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। खुद को तो बदलो तुम, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना है, अपने परिवार का सपना साकार करना है तो आपको आगे बढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा। बिना संघर्ष सफलता नहीं मिलती। तो आप अगर सफलता की कुंजी पाना चाहते हो तो संघर्ष ही उसका एकमात्र उपाय है। चलो जी। Who has been appointed as the new chairman and managing director of Food Corporation of India FCI? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको 1965 में सेटअप किया गया था, जब 1965 में हमारे देश में अकाल आया था। और हाल ही में इसके नए CMD के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र कुमार अग्रवाल। ये जो आपको इमेज नजर आ रही है रविंद्र कुमार अग्रवाल जी की है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रख लीजिएगा, फटाफट से देख लीजिएगा। FCI जो क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कब सेटअप हुआ है, तो 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना की गई है। 1965 में इसकी स्थापना की गई है। रविंद्र कुमार अग्रवाल कैबिनेट नियुक्ति समिति ACC के 30 दिसंबर को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे। रविंद्र कुमार अग्रवाल आशुतोष अग्निहोत्री के स्थान पर नियुक्त किए जा रहे हैं। अब पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। आगे के क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। अगला जो 12वां क्वेश्चन है वो ये है कि US प्रेसिडेंट ट्रंप ने विधेयक को मंजूरी दी है जिससे रूस से तेल खरीदने पर भारत सहित कई देशों के लिए टैरिफ को बढ़ा देने की बात की गई है, और जिसमें भारत के ऊपर इसने कितना, तो 500% का टैरिफ लगाने की बात की है। वे सभी देश जिसमें भारत भी है, जो रूस के साथ या रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जिसका अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और इसी उपलक्ष्य में उसने एक जो टैरिफ वाला जो डर है वो भारत के ऊपर बनाए रखने के लिए और मजबूती से उसने ये कहा कि भारत के ऊपर वो कितना, तो 500% जो है वो टैरिफ लगाने वाला है। भारत लेकिन अपने मित्र देश रूस की मदद करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला है, और भारत के ऊपर चाहे कितने प्रतिशत वो टैरिफ लगाने का डर बनाए, भारत इस बार डरने वाला नहीं है। भारत कड़ी निंदा करेगा इस चीज़ की और डट कर इसका जवाब देने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। आ जाओ जी, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री सीज रशियन एंड पनोमिना ऑयल टैंक लिंक टू वेनेजुएला इन जनवरी 2026? किस देश ने जनवरी 2026 में वेनेजुएला से जुड़े रूस और पनामा के तेल टंकर जहाज़ों को जब्त कर लिया है? वो कौन सा देश है? तो आप सभी अभी देख रहे हैं हाल ही में जो सबसे ज़्यादा उड़दंगबाजी मचाए हुए हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो बेसिकली अपना दबदबा पूरे विश्व पर एक बार फिर से जताना चाह रहे हैं, जमाना चाह रहे हैं, वो देश कौन है? USA। तो USA की बात की जाए, ये जो USA है, अमेरिका है, उसी ने हाल ही में रसिया के शिप या जहाज को बेसिकली क्या कर लिया था, रसिया के जहाज को बेसिकली इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जहां पर रसिया की तरफ से सबमरीन भेजी गई, बहुत सारे जहाज भेजे गए ताकि वो उनके कब्जे से उसे छुड़ा सके, पर वो उसे उसके कब्जे से छुड़ाने में कामयाब नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी बात हुई कि यहाँ पर इतनी मेहनत के बाद भी वह उसको उस कब्जे से उनके नहीं छुड़ा पाया। ध्यान रखेंगे। चलो जी, आ जाते हैं और देखते हैं हम हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स को। रूस के जहाज का नाम मैरीनेरा बताया गया है, जबकि दूसरे का नाम है सोफिया।
सोफिया पर पनामा देश का झंडा है, लेकिन यह किस देश का है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाले तेल के टैंकर मैरीनेरा को उत्तरी अटलांटिका में जब्त किया, जबकि दूसरा जहाज कैरेबिया सी में पकड़ा गया। इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना, यूएसए ने इनके टैंकर्स को अपने कब्जे में ले लिया। 14 क्वेश्चन जिसको हम देखने वाले हैं वो है, हु हैज़ इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट। यदि हम बात करें तो ध्यान रखेंगे विश्व ओलंपिक गेम्स की विजेता भारतीय बेसिकली जिनका नाम क्या है, पीवी सिंधु, जिन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कमीशन के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु। 2017 से ही वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से जुड़ी हुई है और अब हाल ही में बेसिकली उन्हें एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन घोषित कर दिया गया है, चुन लिया गया है। पीवी सिंधु इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो जी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, पीवी सिंधु। 24 दिसंबर 2025 को पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है बेसिकली इस पोस्ट के ऊपर, और उन्होंने इंडोनेशिया की बैडमिंटन खिलाड़ी ग्रेसी पोली की जगह ली है। तो ग्रेसी पोली जो पहले यहाँ इस पोस्ट पर थी, उनकी जगह पे पीवी सिंधु जी को अपॉइंट किया गया है। आ जाते हैं हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन जिसका नाम है 15 क्वेश्चन। अब आपने बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदू है हम, हिंदोशिता हमारा, और इसी के साथ आपको बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हिंदू बेसिकली जिसको हम कहते तो ज़रूर है पर वो नहीं है, वो राज्य भाषा है। तो इस तरीके से हम अगर बात करें हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार 2026 की जो थीम रहने वाली है वो क्या है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को जोड़ा जाए। तो यहाँ पे इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार जो इन्होंने इस बार बताया है वो क्या है, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट सेलिब्रेट विद एम टू प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी वर्ल्ड वाइड एंड प्रोपगेटिंग इट हैज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसकी शुरुआत जो है वो 2006 में हुई थी, ध्यान रखना इस दिवस की। कब, तो जब हमारे देश के पीएम कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस वक्त इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार बेसिकली ये फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया था, तो 10 जनवरी को मनाया गया था। 10 जनवरी को मनाया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है, ध्यान रखेंगे आज का सेशन जो है वो हम समाप्त करते हैं। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, यही आपका प्यार है। सेशन से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो हमारी सेकेंड वीक की करंट अफेयर की वीडियो है वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। और जाने से पहले सजेशन जरूर देके जाइएगा, क्या आप डेली करंट अफेयर्स देखना चाह रहे हैं तो हम डेली भी करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो 7 हो, 8 हो, 5 हो, हम दूसरे चैनल की तरह नहीं कि टॉप 10 ही बेसिकली उसमें शामिल करेंगे, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है केवल हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है मुझसे तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो में। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर के नाम से, या केवल आप एग्ज़ाम्स नीति लिखेंगे तो भी मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा इस तरीके से, एग्ज़ाम्स नीति, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिलने वाली है, जहाँ पर आपको और भी मैं जो क्लासेस लूँगा आने वाले टाइम में उनकी PDF मिलेगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट जो हमारी वीकली करंट अफेयर है वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। तो चलो जी, बाय बाय, सबक खैर, फिर मिलते हैं एक बार।